जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में टॉप क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां किस भाषा में लिखी गई है? मूल प्रतियां समझ रहे हैं, मतलब जो संविधान जो तैयार हुआ था, वो जो लिखा गया था पेज पर, वो किस भाषा में लिखा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है और आप भी जरा सोचकर आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो मूल प्रतियां संविधान का लिखा गया है दोनों भाषा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, भारत के मूल संविधान को किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। क्या नाम है? ध्यान रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है सुंदर सुलेख में अपने हाथों से लिखा है, इटैलिक शैली में। और ये जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखा गया है। और शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा प्रत्येक पृष्ठ को सुशोभित और सजाया गया है। और 448 अनुच्छेद है और 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। इसी के साथ भारतीय संविधान जो है दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगला देखिए, एक शिक्षक को कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? यानी कि छात्रों को जो है रुचि मतलब इंटरेस्ट रहने के लिए उसको क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? तो देखिए, यहां पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चा विचार विमर्श के लिए छात्रों को जो है पर्याप्त अवसर और समय देना चाहिए। अगला देखिएगा, शैक्षिक समाजशास्त्र की किसी भी परिभाषा में मुख्य शब्द क्या होता है? शैक्षिक समाजशास्त्र की किसी भी परिभाषा में मुख्य शब्द क्या होता है? सही जवाब होगा समाज और संस्कृति, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा पर समाज शास्त्रीय सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। और समाज संस्कृति ये जो है शैक्षिक समाजशास्त्र की किसी भी परिभाषा में मुख्य शब्द होता है। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा शिक्षण के स्तर का एक भाग नहीं है? शिक्षण यानी कि पढ़ाई लिखाई से आपका जुड़ा नहीं होगा। शिक्षण के बारे में यहाँ पे बात करें, इनमें खोजपूर्ण इससे लिंक नहीं है, इसका कोई लिंक नहीं है इससे। खोजपूर्ण जो है वैज्ञानिक वगैरह करते हैं, जानवे करते हैं, डिस्कवर। इनके अलावा देखिएगा, शिक्षण जो है 3 स्तर पर होता है, जिनमें कि शिक्षण का स्मृति स्तर, शिक्षण का समझ स्तर और शिक्षण का विचारात्मक स्तर। तो यहाँ पे खोजपूर्ण को आंसर कीजिए और आगे बढ़िए, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब। अगला देखिए, अधिगम का न्यूनतम स्तर किस पर जोर देता है? अधिगम का न्यूनतम स्तर किस पर जोर देता है? सही जवाब होगा योग्यता आधारित शिक्षा पर। तो ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब होगा, कैपेबिलिटी के अनुसार जो है। अगला देखिए, कौन सी विधि का उपयोग बच्चों में रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है? बच्चों में रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए कौन सा विधि का उपयोग किया जाता है? तो यह होगा विचारावेश प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, रचनात्मक क्या है? यह वह घटना है जिससे कल्पनाशील और मूल विचार वास्तविकता में बदल जाते हैं। और यह विविध सोच से संबंधित है जो एक से अधिक दृष्टिकोणों द्वारा समस्याओं को हल करने के तरीकों को संदर्भित करता है। अगर देखिएगा, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का महासचिव कौन है? यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का ये जो है डायरेक्टर कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरेस है। सी नंबर यहाँ पे सही जवाब है। यूएनओ का स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस का। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, राज्यसभा का हमेशा जो है अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और उनकी अनुपस्थिति में यानी कि उपराष्ट्रपति अगर नहीं रहे तो उस समय जो है उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। और उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। और उपराष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति भी खुद अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था?
इतिहास का प्रश्न है, धर्म चक्र प्रवर्तन जो है महात्मा बुद्ध ने कहां पर दिया था? सारनाथ। डी नंबर यहां पे बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तो भगवान बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश का उपदेश है। अच्छा, एक पढ़े होंगे आप महाभिनिष्क्रमण, ये क्या है? तो ये है महाप्रस्थान, महान प्रस्थान भगवान बुद्ध द्वारा घर त्यागने की घटना थी, ठीक। और महापरिनिर्वाण एक होता है, तो यह है मृत्यु के बाद निर्वाण का संदर्भ। अगला देखिए शब्द चाइना मैन, ये देखिए शब्द चाइना मैन का प्रयोग जो है किस खेल में किया जाता है? आप खेल बहुत देखते हैं लेकिन चाइना मैन का प्रयोग आप कभी सुने हैं? क्रिकेटे में होता है। तो यहाँ पे बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको सार्क कहते हैं, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? सार्क का हेड क्वार्टर की बात करें तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए काठमांडू। काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है। और सार्क की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को। कहां पर हुई थी? ढाका। और ढाका जो है बांग्लादेश में है, बांग्लादेश की राजधानी है। लेकिन सार्क का हेड क्वार्टर की बात करें तो ये होगा आपका काठमांडू। काठमांडू, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये नेपाल की राजधानी है। और सार्क जो है सभी सदस्यों को सूची को आपको ध्यान रखना है, जिनमें कि कौन कौन है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। समावेशी शिक्षा किसके संदर्भ में है? समावेशी शिक्षा जो है किसके संदर्भ में है? यह हो जाएगा आपका सभी के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, सभी बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करना, स्वागत करना और विविधता का प्रचार करना, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। आगे देखिएगा, गुप्त साम्राज्य के इन निम्नलिखित शासकों में से किसे महाराजा धीराज के रूप में वर्णित किया गया है? यानी कि गुप्त साम्राज्य के उस राजा का नाम बताइए जिसे महाराजा धीराज कहा गया है। तो यह होगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए यहाँ पे एक बात आपको यह भी ध्यान रखना है, गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज कहा गया है। और श्री गुप्त जो है ये आप जानते हैं जो है गुप्त वंश के संस्थापक है। कौन? श्री गुप्त। इसको जो है अधिराज और महाराजा कहा गया है। देखिए यहाँ पे वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक कर लीजिए और फटाफट जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद इस बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक जरूर कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए देखिए कक्षा में प्रेरणा की कुंजी क्या है? अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रेरणा की कुंजी क्या है? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विषय वस्तु में निहित रुचि, यानी कि इंटरेस्ट होना। सब्जेक्ट में जो है आपका इंटरेस्ट है तो ये आपका कक्षा में प्रेरणा की एक सक्सेस या फिर कुंजी या फिर की कह सकते हैं। तो देखिए प्रेरणा वो होता है जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। तो इसलिए कहा जाता है जिस चीज में आपकी रुचि हो उसमें आप काफी आगे जा सकते हैं। तो आपको इंटरेस्ट भी रहना चाहिए, तब जाकर जो है आपको ना तो थकान होगा और आपका जो है जो भी आप चाहते हैं वही होगा जो आपको जिसमें रुचि है। अगला देखिए, पियाजे के अनुसार जो है बच्चे के विकास के किस चरण में संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में प्रतिवर्तीता की अवधारणा को दिखाया जाता है? बच्चे के विकास के किस चरण में संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में प्रतिवर्तीता की अवधारणा को दिखाया जाता है? यह होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का तीसरा चरण है। और इस चरण में बच्चे जो है संख्या बोध, क्षेत्र, मात्रा और अभिविन्यास के संरक्षण की क्षमता हासिल कर लेते हैं। अगला देखिएगा, इनमें से किसे आप सह पाठ्यक्रम गतिविधि के रूप में मानेंगे? सह पाठ्यक्रम गतिविधि के रूप में आप किसे मानेंगे? सही जवाब होगा वाद विवाद प्रतियोगिता, विद्यालय प्रयोगशाला के लिए धन का संग्रह करना, हॉकी खेल का आयोजन करना, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है आर्द्रभूमि संरक्षण करना। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ये जो है केवल अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो एक विशिष्ट परिस्थितिकी तंत्र को संबोधित करती है। और मूल रूप से संधि जो है ये है आपका जल पक्षियों के लिए आवासों के संरक्षण पर केंद्रित है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जैसे कि रामसर सम्मेलन, रामसर से मान्यता किसको मिला है बिहार में? ये जो है आपका कांवर झील बेगूसराय का इसको मिला है ना। तो वहाँ पे देखिएगा झील में जो है पक्षी वगैरह रहता है, इसलिए जो है ये आपका रामसर सम्मेलन जो है जल पक्षियों के लिए आवासों का व्यवस्था करता है, यानी कि उसको रख रखाव करने के लिए। अगला देखिए, कक्षा संवाद को अनिवार्य रूप से कैसा होना चाहिए? कक्षा संवाद को अनिवार्य रूप से कैसा होना चाहिए?
तो सहानुभूति वाला होना चाहिए। सी नंबर यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए संवाद को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके माध्यम से दो और दो से अधिक व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान करते हैं और समझ को विकसित यानी कि डेवलप करते हैं। अगला देखिए मेजर ध्यानचंद को किस रूप में जाना जाता है, ये तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे। इन्हीं के जन्मदिन पर जो है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के जादूगर है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए लीजेंड मेजर ध्यानचंद एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे और उन्हें अब तक का सबसे महान फील्ड हॉकी खिलाड़ी माना जाता है। और मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है 29 अगस्त 1905 को हुआ था। कहां पर? प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में। इसीलिए प्रत्येक साल जो है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और इधर आप जानते होंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। और एक बात आपको ध्यान रखना है, खेल जगत का सबसे बड़ा अवार्ड जो है यही हो गया है मेजर ध्यानचंद, ठीक ना। और ये जो है पहला अवार्ड जिस समय राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, ये सबसे पहले किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद जी को, जो कि शतरंज के खिलाड़ी रहे हैं। और मेजर ध्यानचंद के नाम से अब ये अवार्ड जो है जाना जाएगा। अगला देखिएगा गोपुरम मंदिर वास्तुकला किस शैली से संबंधित है? गोपुरम मंदिर वास्तुकला किस शैली से संबंधित है? ये होगा आपका द्रविड़ मंदिर शैली से। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए गोपुरम जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्यों के द्रविड़ वास्तुकला में एक हिंदू मंदिर के प्रवेश द्वार है। अगला देखिएगा पतंजलि कौन थे? जरा आप गौर कीजिएगा, बाबा रामदेव का अगर आप प्रोडक्ट कभी देखे होंगे तो इसको तो आप आसानी से कर लीजिएगा। पतंजलि जो है ये पाणिनि के सैन्य व्याकरण पर एक टिप्पणी के लेखक थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि पतंजलि भारत के प्राचीन ऋषि थे और इन्होंने कई संस्कृत कृतियों की रचना की है। इनमें से सबसे महान इसका योग सूत्र है। और इन्हीं के नाम पर जो है आजकल जो है बाबा रामदेव जी योग के अनुसार जो है ये आपका पतंजलि का बहुत सारे प्रोडक्ट भी बेचने लगे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो ये होगा आपका कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय भारत में मगध वर्तमान जो कि बिहार के प्राचीन साम्राज्य में स्थापित है, इसका शिक्षा केंद्र था। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है 5वीं शताब्दी के बाद से प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित में से एक था। अगला देखिएगा किसने पुराणों और महाभारत का संकलन किया है? पुराणों और महाभारत का संकलन किसने किया है? तो सही जवाब होगा वेद व्यास। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिएगा किस शासक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया? कुतुब मीनार आप लोग जानते हैं कि राजधानी दिल्ली में है और यहाँ पर जो है इसका निर्माण किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए कुतुब मीनार जो है 5 मंजिला ऊंची है, ठीक ना। और यह जो है 73 मीटर ऊंची मीनार है और दुनिया का सबसे बड़ी ईंट वाला मीनार है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया है। पहला मुगल सम्राट कौन था जिसने पहला मुगल सम्राट जो है आपका बाबर, ये कहां से भारत आया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं मुगल सम्राट की स्थापना भारत में बाबर ने की है और ये कहां से आया था? फरगाना से आया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए बाबर जो है भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और उन्होंने 1526 से 1530 तक मुगल वंश पर शासन किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1526 में ही भारत में पहली बार पानीपत की युद्ध हुआ था। बाबर जो लड़ा था, ठीक ना। और बाबर जो है फरगाना से भारत आया था और बाबर जो है 1494 में फरगाना के सिंहासन के लिए सफल हुआ और वह उस समय 12 वर्ष का था। एक प्रश्न आपके लिए है, बड़ा प्यार से आंसर दीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। और पिछला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए और बाएं साइड में आपके सामने प्लेलिस्ट आ चुका है सभी सेट का, मतलब जितना भी सेट हमने अपलोड किया है आपके लिए सबको आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट आ चुका है और यहाँ पे आपको पिछला वीडियो मिल जाएगा। और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, शेयर एक बार आप जरूर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।